हेलो फ्रेंड्स, सॉटे हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं अपनी वेट लॉस जर्नी और उसकी लर्निंग्स के बारे में बताऊंगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो और काफ़ी थरो वीडियो होगा, तो इसको पूरा ज़रूर देखें। अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी पुरानी क्लिप देख लीजिए। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी मोगैम्बो का भतीजा। ये क्लिप काफ़ी पुरानी है और इसमें देख सकते हैं आप, यूँ तो मैं एंथुजियास्टिक काफ़ी हूँ और खुश काफ़ी हूँ इस क्लिप में, बट मेरा वजन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इन दोनों फोटोज़ में भी देखें, ये फ़ोटो ईयर 2018 की है और ये फ़ोटो ईयर 2020 की है। इस समय मेरा वजन तकरीबन 110 प्लस किलो था, मोर देन 110 kg। इनफैक्ट 115 तक टच कर गया था और यहाँ पर मेरा वेट अराउंड अबाउट 70 kg है, अराउंड अबाउट 70 kg, तो 70-72 के बीच में। वेट के अलावा इस समय मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, मेरा बीपी बढ़ा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और भी कई तरीके की बीमारियां थी। यहाँ पे मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट था, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका था। जस्ट थ्रू न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस I not only reduced my weight but also got my cholesterol down, also got my BP in the right place and also got rid of insulin resistance. So मैंने क्या किया अब जानते हैं इस वीडियो में आगे। तो आप देखें, इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मोटिवेशन का, कि क्या मोटिवेशन आपको मिले। हर एक आदमी को कोई मोटिवेशन चाहिए कुछ पॉजिटिव चीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आई और कैसे उसको सस्टेन रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। देन हैबिट एनालिसिस, देन विल टॉक अबाउट टाइम ऑफ मील्स, फिर मॉर्निंग रूटीन एंड एक्सरसाइज के बारे में, फिर सारे दिन की मील्स के बारे में बात करेंगे और सैम्पल मील्स बताएंगे, फिर स्ट्रेस हैंडलिंग के बारे में, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप एंड रिकवरी, देन फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न अबाउट हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन साइंस नॉलेज, एंड फाइनली कि आप साइंस ऑफ हैबिट्स को समझें और बेसिक साइकोलॉजी समझें। सो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, अभी शुरू करते हैं मोटिवेशन से पहले। आपको मोटिवेशन आना चाहिए टू चेंज द करेंट सिचुएशन। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको बीमारियां बहुत हैं, आपको हेल्दी होना है, तो उसके लिए आपके अंदर पहले ये भाव होना चाहिए कि आप अपनी करेंट सिचुएशन को चेंज करें। चाहे आप अच्छा दिखने के लिए करें, चाहे आप हेल्दी होने के लिए करें, चाहे आप बीमारियों को भगाने के करें, चाहे आप फिट रहने के लिए करें, मगर वो भाव आपके अंदर आना चाहिए पहले। तो आपको अपना करंट सिचुएशन चेंज करने का भाव आप में होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुद ही नहीं आएगा, अगर आप मोटे हैं इस समय और अगर आप कोशिश भी नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे कि मुझे वजन कम करना है, तो वजन अपने आप नहीं कम होना चाहिए, हो पाएगा। तो आपके अंदर पहले वो बीज जो होता है वो आपके अंदर आना चाहिए, जिससे आपको लगे कि हाँ, मेरे को अपना को हेल्दी करना है। तो आपके अंदर सबसे पहले वो चीज़ स्वयं आनी चाहिए। वो आने के बाद आप थोड़ा इंटरनेट सर्च करिए। मैंने एक वीडियो देखा था जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, जिसमें एक बहुत ही मोटा आदमी, तकरीबन 200 किलो के ऊपर वाला, उसने वज़न कैसे कम किया, उसकी जर्नी थी। तो उस वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। होपफुली मेरा ये वीडियो देख के आपको भी थोड़े इंस्पिरेशन मिल पाए। उसके अलावा आपको नॉलेज गेन करनी बहुत ज़रूरी है अपनी इस जर्नी में, वेट लॉस की जर्नी में या वेलनेस की जर्नी में। नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशन साइंस, नॉलेज अबाउट हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू फूड, ऑल दोज थिंग्स। नॉलेज से आपका मोटिवेशन ऊपर रहता है। इनफैक्ट अगर आप स्टोइसिज्म में भी जाने तो वहाँ पे भी ये बात बोली जाती है, अगर आप नॉलेज लेंगे तो आप मोटिवेटेड रह पाएंगे उस चीज़ के लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि अगर आपको फिट होना है और हेल्दी रहना है, इट इज़ नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो वो लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा हर समय। तो वो मोटिवेशन के लिए आपको नॉलेज लेनी ज़रूरी है। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सीखी इस अपनी जर्नी में, जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो वज़न कम कर लेते हैं बट थोड़े दिन बाद वज़न वापस आ जाता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली नॉलेज लेते रहेंगे तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड रहेंगे उस चीज़ के बारे में। इसीलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वेट लॉस की जर्नी में सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हैबिट एनालिसिस कर सकते हैं। हैबिट एनालिसिस में आप अपने पॉजिटिव हैबिट्स और नेगेटिव हैबिट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स थे जबकि मैंने अपना वेट लॉस जर्नी शुरू किया। तो मेरा पहला पॉजिटिव हैबिट हमेशा से रहा है कि मैं सुबह उठ सकता था। मैं सुबह उठता था, स्कूल कॉलेज के समय भी जल्दी ही उठ जाता था, तो सुबह उठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये इसलिए हेल्प करता है क्योंकि आपके स्लीप रिदम अगर अच्छे रहते हैं तो आपको आपके हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस हो पाते हैं। तो ये आदत मेरे में थी कि मैं सुबह उठ सकता था। उसके अलावा मैं लॉन्ग वॉक्स कर लेता था, इवन दो मैं उतना वजन था मेरा, बट मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं लंबी लंबी वॉक्स 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर की वॉक्स कर लेता था। उसके अलावा मैं स्मोक नहीं करता था और बाकी स्टिमुलेंट्स का भी कोई आदी नहीं था ऐसा। इनफैक्ट चाय कॉफ़ी तक तो मैं पीता भी नहीं था, चाय तो कॉफ़ी कभी कभार पी ली तो पी ली, ऐसा होता था। तो ये मेरे कुछ पॉजिटिव हैबिट्स थे। उसके अलावा वेजिटेरियन डाइट खा लेता था। एक चीज़ थी कि मैं कॉन्फिडेंस मेरे में होता था कि कोई चीज़ मैं सोचूं तो वो मैं कर लूँगा। तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरे को ये पता था कि अगर मैंने ये चीज़ डिसाइड करी और मैं राइट तरीके से एफर्ट पुट करूँगा तो मैं उसे अचीव भी कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी मेरे पॉजिटिव हैबिट्स थे जो मैंने अभी लिखे। ये मेरे पॉजिटिव हैबिट्स हैं, याद रखिए। आपके कुछ और हो सकते हैं, तो आप ज़रूर लिखिए अपने पॉजिटिव हैबिट्स। फिर मेरे नेगेटिव हैबिट्स क्या थे? मेरे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी न्यूट्रिशन साइंस के बारे में और वेलनेस के बारे में। मैंने कहीं नहीं पढ़ा न्यूट्रिशन साइंस के बारे में, ना वेलनेस के बारे में, ना आसपास वो चर्चाएं सुनी, ना बात सुनी वैसी। तो न्यूट्रिशन साइंस और वेलनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी मेरे पास। मेरे हैबिट्स बहुत अनहेल्दी थे ईटिंग के, और मुझे अनहेल्दी फूड बहुत ही पसंद था। तो मुझे तला हुआ खाना, मेरे को बाहर का खाना बहुत पसंद आया करता था उस समय। उसके बाद मैं हमेशा से ओवरवेट तो रहा ही, बहुत ज़्यादा उतना मोटा नहीं हुआ था जितना मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया, बट हमेशा से मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा था। तो हमेशा से वज़न ज़्यादा होने का मतलब होता है कि मैंने कभी ये फील भी नहीं किया था कि पतला होना कैसा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव हैबिट थी। और मैं अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेता था, क्योंकि यंग था उस समय, अभी भी यंग हूँ, लेकिन उस समय जब यंग था और तो अपने हेल्थ को थोड़ा ग्रांटेड ले लिया करता था। तो मेरे को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इंसुलिन, शुगर, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत लोग नहीं सोचते हैं, मगर उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हर समय। तो ये मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स थे। तो ये इसके बाद इनको लिखना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपको हैबिट्स चेंज कैसे करने हैं, अपने नेगेटिव हैबिट्स को चेंज करना है, पॉजिटिव हैबिट्स को मेंटेन रखना है, तो कैसे करा जाए? तो पहले तो 2 से 3 हैबिट्स ही एक बार में बदलने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि 10 हैबिट लिखी आपने, 10 चीज़ें लिखी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोला ईटिंग हैबिट्स मुझे ठीक करनी थी, तो ईटिंग हैबिट्स के सब पॉइंट में हो सकता है 10 चीज़ें हों, तो लेकिन ये 10 की 10 मैं एक साथ ठीक करने जाऊँगा तो शायद मैं एक भी ना फॉलो कर पाऊँ। तो वो हैबिट्स मैं धीरे धीरे ठीक करूँगा। तो 2 से 3 हैबिट्स मैं एक टाइम पे ठीक कर रहा था। उसके बाद एक जो भी न्यू हेल्दी हैबिट मैंने इंट्रोड्यूस करी, उसको 1 से 2 हफ्ता मैं फॉलो करता था पहले। उसके बाद मैं कोई नई एक और हैबिट उसमें ऐड ऑन करता था। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहला हैबिट चेंज मान लीजिए आपके डिनर के समय का है, तो फर्स्ट हैबिट चेंजेस ऑफ द टाइम ऑफ डिनर, कि मैं अर्ली डिनर करूँगा, ये मैंने डिसाइड किया पहले। अब इस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा 1 हफ्ते के लिए, और फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, उसके 1 हफ्ते बाद मैं फिर डिनर का मेन्यू चेंज करूँगा टू बी अ मच हेल्दियर। तो अगर जैसे कि मैं आज जो खा रहा हूँ डिनर में, अनहेल्दी होते हुए भी अगर मैं जो खा रहा हूँ डिनर में, मैं पहले वही खाऊँगा, लेकिन मैं उसको कम से कम पहले जल्दी खाऊँ। तो पहले मैंने टाइम ऑफ डिनर चेंज किया, 1 हफ्ता उस टाइम ऑफ डिनर को मैंने फॉलो किया, एंड देन मैंने डिनर का मेन्यू चेंज किया 1 हफ्ते बाद। तो अगर आप देखेंगे 2 से 3 हफ्ते बाद ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं हेल्दी डिनर और अर्ली डिनर दोनों कर रहा हूँगा। तो धीरे धीरे स्टेप करके अगर आप अपने हैबिट्स चेंज करेंगे तो आपके हैबिट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंसिडरेबली चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अगेन जब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 महीने लगाएं एक हैबिट को ही खाली समझने में, चेंज करने में। अगर आपको बहुत सारी हैबिट्स चेंज करनी है तो 1 से 2 हफ्ते में आप नई नई हैबिट्स इंट्रोड्यूस करते जाएं।
तो आप इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप ओवरबर्डन नहीं करेंगे खुद को विद लॉट्स ऑफ चेंजेस एट अ टाइम। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो मैंने अपने अंदर लाई वो ये था कि मैं एक शाम को पहले या एक रात पहले अगले दिन क्या खाने वाला हूं, क्या एक्सरसाइज करने वाला हूं, क्या रेस्ट लेने वाला हूं, क्या रिकवरी करने वाला हूं, सारी चीज़ें मैं लिख लेता था। तो मुझे अगले दिन का मेरा खाना मुझे पहले से पता होता था। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि मेरे को टेंशन नहीं लेनी पड़ती अगले दिन कि मैं क्या खाऊंगा उस समय। सेकेंड पॉइंट होता है कि जब मुझे पता है कि मुझे ये खाना इस समय मिलने वाला है तो आई विल वेट फॉर दैट टाइम टू कंज्यूम दैट मील। तो मैं इसलिए मैं कोई चटर पटर खाना जो बाहर का है या कोई स्नैक्स जो फालतू के हैं वो नहीं खा रहा था। तो इसीलिए ये हैबिट ज़रूर लाएं कि एक दिन पहले, एक शाम पहले या रात पहले अगले दिन क्या खाने वाले हैं, क्या आपका एक्सरसाइज का रूटीन आपने सोचा है और क्या रेस्ट का रूटीन सोचा है, रेस्ट रिकवरी, वो ज़रूर लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा पहला हैबिट चेंज क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने टाइम ऑफ मील्स को चेंज किया आपने। सो ये मेरा सबसे पहला हैबिट चेंज था। तो ये जो मैंने शेड्यूल लिखा है अपने टाइम ऑफ मील्स का, ये मैंने पहले 2 महीने तक यही फॉलो किया। इसके बाद मैंने इस पर इम्प्रूव अपॉन किया हुआ है, लेकिन पहले 2 महीने ये फॉलो किया। इस तरीके का रूटीन भी अगर कोई फॉलो कर ले तो काफ़ी हेल्दी टाइम रूटीन है। आप देखेंगे मैंने सबसे पहले डिनर लिखा, क्योंकि डिनर बहुत इंपॉर्टेंट मील है, क्योंकि डिनर लोग लेट खाते हैं और फिर सो जाते हैं डिनर लेट खाने के बाद, तो उनके हार्मोन बैलेंस जो होता है बॉडी में वो नहीं हो पाता, बॉडी में रिकवरी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। तो इसीलिए डिनर के ऊपर सबसे जोर आप रखिए पहले कि डिनर शाम को 7 बजे तक कर लीजिए। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट सुबह 8:30 बजे किया, एक फ्रूट खाता था 11:30 बजे, लंच 1 बजे दोपहर में, 4 बजे शाम में थोड़ा सा कोई लाइट स्नैक और अगेन नेक्स्ट दिन का डिनर 7 बजे। तो अगर आप देखेंगे सुबह 8:30 ब्रेकफास्ट, एक फ्रूट 11:30 बजे, 1 बजे लंच, थोड़ा सा स्नैक 4 बजे और एक लाइट डिनर शाम को 7 बजे तक। तो ये रूटीन मैंने फॉलो किया 2 महीने तक अपने वेट लॉस जर्नी में। इसके बाद 2 महीने बाद इसमें मैंने चेंजेस लाए आगे। अब मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या था, तो मॉर्निंग रूटीन में मैंने क्या किया, तो अगर आप पहले ध्यान रखें मैंने सबसे पहले टाइम ऑफ मील ही चेंज किया। पहले टाइम ऑफ मील चेंज किया, इसको फॉलो किया। ये रूटीन फॉलो करने के 1-2 हफ्ते बाद मैंने धीरे धीरे अपना मॉर्निंग रूटीन बनाया और एक्सरसाइज रूटीन बनाया। तो अब मॉर्निंग रूटीन में मैं यूजुअली क्या करता था कि मैं 5 बजे उठ जाता था। उठते साथ पानी पीते हैं, ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप। इनफैक्ट बेड पे ही रहता था मैं और बगल में जो जग था उससे पानी भर के मैं पानी पीता था। तो 5 बजे मैं उठते सबसे पहले पानी पिया, फिर फ्रेशन अप हुआ और एक वॉक पे जाता था 5:30 बजे तक। तकरीबन 45 मिनट की वॉक रहती थी शुरू में, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स में जॉगिंग भी ऐड हुई, मगर शुरू में 45 मिनट की वॉक करता था। प्राणायाम करता था 15 मिनट, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह करता था मैं। उसके बाद 7 बजे तक मैं नहा धो के रेडी हो जाता था। 7 बजे नहा धो के रेडी होने के बाद मैं सन को जल अर्पण करता था, सूर्य को जल अर्पण करना। सूर्य को जल अर्पण करता था और सन में 20 से 30 मिनट में ज़रूर बैठता था। सन में 20 से 30 मिनट बैठना बहुत ज़रूरी है। तो 20 से 30 मिनट बैठता था और डायरेक्ट सनलाइट अपनी बॉडी पे लेता था। उस समय मैं कोई हेल्थ रिलेटेड बुक ज़रूर पढ़ता था उस 20-30 मिनट सुबह। सुबह सन को जल दिया, 20-30 मिनट थोड़ा सनलाइट अपनी बॉडी पे ली और उसी समय कोई हेल्थ रिलेटेड बुक पढ़ ली। ये बहुत ज़रूरी है सन में एक्सपोज होना, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाता था और 8:30 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता था। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता था। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज इनिशियली मैंने सिर्फ लॉन्ग वॉक्स जो 45 मिनट्स तक की होती थी और प्राणायाम से शुरू किया था। अगर आप 45 मिनट वॉक नहीं कर सकते, अगर आप 20 मिनट वॉक कर सकते हैं तो 20 मिनट से शुरू करिए। याद रखें एक्सरसाइज मॉडरेशन में करनी है और धीरे 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 करके बिल्ड करना है। एकदम से ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर देनी है जिससे या तो आपको इंजरी हो जाए या आप डीमोटिवेटेड हो जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज मॉडरेशन में करिए जिससे आप अच्छा लगे आपको एक्सरसाइज करके।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप करेंगे एक्सरसाइज तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका एक्सरसाइज का लेवल बढ़ गया, कोई भी तरीके की एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लॉन्ग वॉक से शुरू कर सकते हैं एंड देन प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सूर्य नमस्कार ऐड किया अपने एक्सरसाइज में और बाकी योग आसनास ऐड किए। बाद में मैंने लाइट जॉग शुरू करना किया, जो कि मैं कभी कभार 10 किलोमीटर जॉगिंग कर लेता था। इनफैक्ट कभी कभार 20-21 किलोमीटर भी मैं जॉग कर लेता था उस समय, उस दौरान में। उसके बाद मैंने आफ्टरनून में भी थोड़े वॉक्स चालू कर दिए एज वेल एज इवनिंग में, जैसे 20 मिनट की वॉक कर ली इवनिंग में, 15 मिनट की वॉक आफ्टरनून में कर ली, खाने के 1 घंटे बाद, इमीडिएटली बाद नहीं। अगेन फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज मॉडरेशन में करें अपने फिजिकल स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, मॉडरेट एक्सरसाइज का ज़्यादा बेनिफिट होता है हैवी एक्सरसाइज से, तो मॉडरेट एक्सरसाइज करें और उसके बाद अपनी बॉडी को रिकवर होने का मौका दें। अब बात करते हैं मील्स के बारे में। मील में एक बात ध्यान रखिए दैट आपका फोकस वेजिटेबल्स खाने पे होना चाहिए, सब्जियां खाने पे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर इंपॉर्टेंट, बट सब्जियों में बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर भी बहुत अच्छा मिलता है सब्जियों से, तो सब्जियों पे फोकस रखें। सब्जियां खाने से पेट भी आपका फुल हो जाएगा फाइबर की वजह से उसके, और आपको विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी फाइटोन्यूट्रिएंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, जिसको पेसारट्टू भी बोलते हैं, मूंग दाल डोसा, और इसमें कुछ वेजिटेबल्स सॉटे करके पनीर के साथ आप खा सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स वगैरह, इनको थोड़े से तेल में सॉटे कर लीजिए लाइटली, और इसको आप अपने, और थोड़ा पनीर डाल दीजिए, तो इसको आप मूंग दाल चीला या पेसारट्टू जिसको बोलते हैं उसके साथ खा सकते हैं। ये प्रोटीन भी बहुत अच्छा देगा, पनीर और मूंग दाल दोनों में ही प्रोटीन है, और सब्जियां भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप बेसन चीला खा सकते हैं विद ग्रेटेड वेजिटेबल्स, कोई कैरेट, कैप्सिकम, बीट रूट, कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं ग्रेट वगैरह करके या काट के, या कोई भी सीजनल वेजिटेबल। इनफैक्ट आप लौकी भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, तोरी भी ग्रेट करके डाल सकते हैं बेसन का चीला बनाते हुए, साथ में कर्ड ले सकते हैं। उसके अलावा आप स्टीम्ड वेजिटेबल खा सकते हैं विद होममेड पनीर मैश्ड सैंडविच। सो चाहे तो आप स्टीम्ड वेजिटेबल कर लें, वेजिटेबल्स को स्टीम कर लें, पनीर मिला लें, उनको मैश कर लें, और अच्छे जो ब्रेड में है, जो अच्छा क्वालिटी का ब्रेड है, जो कि जिसमें मैदा ना हो और वेजिटेबल ऑयल्स और गलत पदार्थ कम हो, वैसे ब्रेड में आप ये स्टीम्ड वेजिटेबल्स और पनीर को मिला के सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। उसके अलावा पोहा और उपमा तो हम अच्छा नाश्ता है ही है, और बट इनमें वेजिटेबल्स अच्छे से डालिए पोहा और उपमा में, साथ में कर्ड ले सकते हैं आप। फाइनली इडली डोसा ले सकते हैं, सांभर में सब्जियां अच्छे से हों, कोकोनट चटनी हो, तो काफ़ी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो भी आपका लोकल अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं, बट याद रखें सब्जियों पे फोकस ज़रूर रहे। अब बात करते हैं लंच की। लंच में आप हेल्दी प्लेट मेथड फॉलो करें। तो हेल्दी प्लेट मेथड के हिसाब से 50% प्लेट आपकी वेजिटेबल होनी चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, और 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। इसमें एक आंवला भी जोड़ सकते हैं आप स्टीम करके, और एक पिकल या कर्ड वगैरह कुछ जोड़ सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में कर्ड नहीं खाया है तो लंच टाइम पे कर्ड खा सकते हैं, तो कर्ड या पिकल वगैरह कुछ जोड़ सकते हैं। तो आपको लंच ऑप्शंस यहाँ कुछ बताए हैं। तो लंच में आप क्या कर सकते हैं, एक बाउल सलाद से शुरू करें, फिर एक बाउल छोले या चना जिसको बोलते हैं, या काला चना या राजमा, कुछ भी ले सकते हैं आप, किसी भी तरीके का चना, उसमें 1 स्पून देसी काऊ घी बनने के बाद वो डाल के छोले चना ले सकते हैं। कोई भी सीजनल कुक्ड वेजिटेबल लाइक लौकी, गोभी, बैंगन, भिंडी, कोई भी सीजनल कुक्ड वेजिटेबल, 1 बाउल सेमी ब्राउन राइस और एक पिकल। ओके, इसमें एक आंवला भी जोड़ देंगे, स्टीम्ड आंवला। ओके, तो ये स्टीम्ड आंवला भी जोड़ देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा एक लंच ऑप्शन बन जाएगा। इसमें आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, आप सेमी ब्राउन राइस के बजाय 2 जवार रोटी डाल दीजिए, ये चना की बजाय 1 बाउल दाल डाल दीजिए, कोई पनीर की सब्जी डाल दीजिए कभी। तो आप इस तरीके से इस लंच ऑप्शन में चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा कभी आपको कुछ अच्छा खाने का मन हुआ लंच में, तो आप पाव भाजी की भाजी बना सकते हैं। तो पाव भाजी की भाजी आप पंपकिन बेस पे बनाएं और थोड़े ही आलू डालें,
अगर आप बाहर बाजार में पाव भाजी खाते हैं तो पूरे आलू के बेस पे होती है, तो इसको पंपकिन बेस रखिए, थोड़ा आलू भी डाल दीजिए और बाकी कई तरीके की सब्जियां डाल दीजिए, कैरेट्स, शिमला मिर्च, कोई भी तरीके की सब्जी, बीन्स, मटर, सब डाल के आप वो पाव भाजी की भाजी बना सकते हैं और 2 ही पाव खाएं उसके साथ, पाव 2 ही खाएं, भाजी ज़्यादा खाएं। ओके, तो आप सब्जियां बहुत खाएंगे। तो इस तरीके की आप एक मील बना सकते हैं जब आपको कुछ ज़्यादा टेस्टी खाने का मन करे। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं कि अगर आपको प्रॉपर टिपिकल इंडियन मील के अलावा कुछ और खाना है यहाँ पर, तो आप एक बाउल सैलेड से शुरू करें, देन सॉटेड ब्रोकली, कैरेट्स और अदर वेजिटेबल्स प्रिपेयर्ड इन योर सॉस ऑफ योर चॉइस। सॉस ऑफ योर चॉइस मतलब आप कोई भी तेरियाकी सॉस या कोई भी सॉस बाहर का आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सेसमे सीड्स डाल सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो सॉटे दोज वेजिटेबल्स विद टोफू। ओके, टोफू वगैरह डाल सकते हैं और थोड़ा सा सेमी ब्राउन राइस ले लें। सो ये बहुत अच्छी एक मील हो जाएगी, एक लंच का ऑप्शन। इसके अलावा आप सेमी ब्राउन राइस का पुलाव बना लीजिए, सब्जियां बहुत डाल के, और साथ में कर्ड यूज़ कर लीजिए। साथ में चाहें तो आप इस पुलाव में पनीर भी डाल सकते हैं और प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए। तो अगर आप देखेंगे आपको बेसिकली इस तरीके का लंच प्लेट बनाना है जिसमें सब्जियां ज़्यादा हों, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हों। ओके, तो ये लंच ऑप्शंस हो सकते हैं आपके। तो ये लंच ऑप्शंस में से यूजुअली मैं इस तरीके के लंच ऑप्शंस को फॉलो करता था। फिर डिनर के ऑप्शंस पे आते हैं। तो डिनर के ऑप्शंस में आप देखें, डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए और नरिशिंग होना चाहिए। तो डिनर बहुत हैवी नहीं खाना है। तो डिनर में मैं वो पूरा प्लेट मेथड फॉलो अगर करूंगा भी तो चीज़ें कम कर दूंगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिनर के लिए कि आप एक वेजिटेबल सूप ले लें, फिर 1 बाउल मूंग दाल खिचड़ी ले लें अचार के साथ। अगर अचार नहीं खाना है तो छोड़ भी सकते हैं। तो 1 बाउल सूप ले लिया और 1 बाउल मूंग दाल खिचड़ी ले ली। उसके अलावा कोई भी जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस है, पोहा, उपमा वगैरह, वो आप यूज़ कर सकते हैं डिनर के टाइम पे। तो डिनर हैवी नहीं रखना है, लाइट और नरिशिंग रखना है, ये बात ध्यान रखें। उसके अलावा स्नैक ऑप्शंस जो है, मिड मॉर्निंग स्नैक कोई भी सीजनल या लोकल फ्रूट खा लें विद सम नट्स। ओके, सोक्ड नट्स रहें तो बेटर है, सोक्ड नट्स ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इवनिंग स्नैक में आप मखाना वगैरह खा सकते हैं पीनट्स के साथ, या अगेन कोई भी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन जैसे पोहा वगैरह खा सकते हैं रिड्यूस्ड क्वांटिटी में। ओके, उसके अलावा और भी स्नैक ऑप्शंस हैं कि आप घर पे ही अपने ओट्स बनाना कुकी बनाएं, या ओट्स बेस्ड ब्राउनीज बनाएं, या पोहा का चिवड़ा बनाएं, नमकीन वगैरह। ये घर पे बनी होनी चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है बनाना। इसको अगर आप सीखेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। इनफैक्ट ओट्स बनाना, कुकी बनाना तो बहुत ही आसान है। थोड़े से ओट्स लें, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे तो ओट्स का आटा बन जाएगा। उसमें बनाना मैश करके डाल दें, हल्का सा फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट करके ग्राउंड करके उसमें डाल दें। उसके बाद थोड़े डेट्स डालने हैं, डेट्स डाल दें, हल्का सा सॉल्ट डाल दें, पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसको कुकी के शेप में करके बेक कर दें। बहुत आसानी से बन जाएगा आपके लिए। तो आप इसमें अकॉर्डिंगली थोड़ा सिनेमन डाल सकते हैं और भी बहुत चीज़ें डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड नीड्स। तो एक चीज़ और, अगर इवनिंग में भूख ना लगे तो स्नैक ना खाएं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती स्नैक खाएं। अगर आपको थोड़ी सी भूख लगे, पहले तो थोड़ा पानी पी के देखें। कई बार पानी पीने के बाद आपकी भूख मिट जाती है, तो पानी पी लें। अगर उसके बाद भी भूख लगती रहेगी तभी वो स्नैक खाएं। अब खाने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस का। आपको स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है अपने वेट लॉस या वेलनेस जर्नी में, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बढ़ता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है। बेसिकली मसल्स से निकाल के ग्लूकोज बढ़ाता है, तो हमारे मसल्स को भी वीक कर देता है। तो स्ट्रेस में अगर आप रहेंगे तो मसल्स भी वीक हो जाएंगी आपकी, और आपके बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ेगा जब, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और आपका मेटाबॉलिज्म भी ये खराब कर देगा, क्योंकि मसल्स भी वीक हो गई और फैट बढ़े जा रहा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा। तो आप स्ट्रेस को हटाना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस हैंडल करना। तो इसीलिए स्ट्रेस को ज़रूर हैंडल करें। इसको करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जो आप प्राणायाम रेगुलरली करेंगे और सन में एक्सपोजर लेंगे तो स्ट्रेस काफ़ी कम हो पाता है इन चीज़ों से ही। उसके अलावा जो भी आपका स्ट्रेस इशू है उसको हेड ऑन हैंडल करना पड़ेगा। खाली भागने से स्ट्रेस हैंडल नहीं होता है किसी चीज़ से, और उसको हेड ऑन हैंडल करने के लिए एक प्लान बनाएं अगर आपके हाथ में है।
उसको हैंडल करना। अगर आपके हाथ में ही नहीं उस चीज़ को हैंडल करना तो उसके बारे में स्ट्रेस ना ही ले तो बेहतर है। उसके अलावा थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें, जानें और ये समझें कि कैसे हैंडल करें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को। उसके अलावा आप हैप्पी ब्रेन केमिकल्स के बारे में जानें कि ये किस तरीके से हैप्पी ब्रेन केमिकल्स, जो कि DOSE से संबोधित किया जाता है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये जो हैप्पी ब्रेन केमिकल्स हैं ये किस तरीके से आपका स्ट्रेस कम करने में आपका साथ दे सकते हैं, और अगर इनको ठीक से मैनेज ना किया जाए तो स्ट्रेस बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो आप उनके बारे में जानें और आप बहुत वेरियस आइडियोलॉजीज़ के बारे में समझें, जैसे स्टोइसिज्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जो भी आपके रिलीजन रिलेटेड भी है, हिंदुज़्म हो गया, जो भी रिलीजन रिलेटेड आपका है उसके बारे में जानें, और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सब के बारे में जान लें। जिसकी, मेरा कहने का मतलब ये है जिनके बारे में आप जान सकते हैं वो आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ें, और फिर वो भी हो सकता है कि आपको स्ट्रेस कम करने में मदद करे, तो आप उसके बारे में जानें और समझें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। अब आते हैं स्लीप और रिकवरी पे। स्लीप और रिकवरी बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो, अगर आपका स्लीप डिसरप्ट हो जाता है तो ये देखा गया है कि इससे फैट स्टोरेज बढ़ जाता है और वज़न बढ़ सकता है फिर। उसके अलावा अगर आपकी स्लीप डिसरप्टेड है तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस नहीं हो पाते, तो बहुत सारी बीमारियां भी आपको दस्तक देती हैं। तो इसीलिए स्लीप जल्दी करें, खाने के, डिनर के 2-3 घंटे के बाद ही करें। तो अगर आपने 7 बजे डिनर कर लिया है तो 9:30-10 बजे तक सो जाएं, और सुबह उठने की कोशिश करें विदाउट एन अलार्म क्लॉक। आप 9-10 बजे तक सो जाएंगे तो सुबह सही टाइम पे अपने आप उठ जाएंगे बिना अलार्म क्लॉक के, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी रहेगी, जो बॉडी की रिदम है, जो बॉडी क्लॉक है वो अच्छी रहेगी इसको फॉलो करने से। तो अगर आप अच्छा सोएंगे तो आपकी बॉडी जो रिकवरी करती है स्लीप में, डे टू डे वियर एंड टीयर से, वो अच्छे से कर पाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, स्लीप में आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं और ये राइट रिकवरी के लिए इसेंशियल है स्लीप। तो इसीलिए डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। ओके, ऐसा नहीं है कि स्लीप को आपने कम कर दिया एक्सरसाइज वगैरह बढ़ाने के लिए। जितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है समझिए उतनी ही स्लीप भी ज़रूरी है, शायद उससे ज़्यादा भी ज़रूरी हो। अब न्यूट्रिशन साइंस एंड आयुर्वेदा डाइट, इसके बारे में अगर हम जानें तो बेसिकली ये पॉइंट आपको ये बताता है कि आप इसमें अगर आप पढ़ते जाएंगे चीज़ों को, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में पढ़ते जाएंगे, मैंने साथ में आयुर्वेदा डाइट के बारे में भी पढ़ा था, तो आयुर्वेदा डाइट, न्यूट्रिशन साइंस, इसके बारे में अगर आप पढ़ते जाएंगे तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा, ये आपको नॉलेज देगा जो आप अप्लाई कर पाएंगे अपने लाइफ में, और ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। तो बहुत सारी बुक्स हैं अबाउट न्यूट्रिशन साइंस एंड आयुर्वेदा, उनको पढ़ें। जो अलग अलग ओपिनियंस की बुक हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ मगर कई बुक्स ऐसी हैं जो नॉन वेजिटेरियन पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं, बट उसने मुझे और भी बहुत ऑप्शंस चीज़ें बताई। जैसे कि कुछ बुकों में मुझे विटामिन्स के बारे में जो पता चला वो शायद एक वेजिटेरियन बुक में नहीं मिलता, तो वो उस बुक में नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रमोट हो रही है, बर्गर उसने मुझे विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में कि किस तरह से ये इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एंजाइम्स और को एंजाइम्स इंटरैक्ट करते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनका क्या इंटरैक्शन है, ये नॉलेज मुझे उस बुक ने दी, और उसको मैं अपने वेजिटेरियन डाइट में यूज़ करके बना पाऊँगा, सीख पाऊँगा देन। तो आप वेरियस जो चीज़ आपके आइडियोलॉजी से थोड़ी अलग भी है उसके बारे में भी जानें और सीखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वेरिंग ओपिनियंस की बुक्स हैं न्यूट्रिशन साइंस में, हर तरीके की पढ़ें और अपना खुद ओपिनियन बनाएं बेस्ड ऑन योर लॉजिक एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। मैंने खुद ने तकरीबन 25 से ज़्यादा बुक पढ़ी थी ये अपनी वेट लॉस जर्नी में, और अभी तक भी 25 से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ लास्ट 5 सालों में। उसके अलावा मैंने कम से कम 4 न्यूट्रिशन रिलेटेड डिप्लोमाज और सर्टिफिकेशंस किए हैं। तो ये सीखते सीखते अगर मैं ये डिप्लोमा ले रहा हूँ न्यूट्रिशन रिलेटेड, सर्टिफिकेशंस ले रहा हूँ, जैसे हार्ट हेल्थ के बारे में ले लिया मैंने, एक चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में लिया है, डायबिटीज़ न्यूट्रिशन के बारे में लिया है, ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए हैं, तो अलग अलग डिप्लोमाज सर्टिफिकेशन अगर मैं पढ़ता रहता हूँ तो कॉन्स्टेंटली मुझे नई इन्फॉर्मेशन से भी मैं अपडेट होता रहता हूँ। तो मैं कॉन्स्टेंटली वो जो नई इन्फॉर्मेशन आती है
वो मेरे को इंटीग्रेट करने के लिए अपने लाइफ में और बाकी आप लोगों को बताने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो ऑनगोइंग लर्निंग जो है वो एक किसी व्यक्ति को मोटिवेटेड रखती है टू बी हेल्दी इवन इन एन ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट। याद रखिए कि हम लोग एक ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम लोग एक ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट, ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट मतलब वेयर द environment is such that it promotes obesity। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि ये ओबेसिटी को प्रमोट ही करती है, क्योंकि आपके लिए जो इजीली खाना अवेलेबल है, सबसे इजीली अवेलेबल है, फास्ट फूड अवेलेबल है, पैकेज्ड फूड अवेलेबल है, बाहर का खाना अवेलेबल है, इनफैक्ट घर पे भी जो आप बना रहे हैं, क्विकली बना रहे हैं, वो आपको प्राइमरीली ओबेस ही कर रहा है धीरे धीरे, उस तरीके का खाना। तो जो चीज़ आपके लिए इजीली अवेलेबल है आपके आसपास, वो आपको ओबेस कर रहा है। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है उसको ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। और इससे डील करने के लिए जब तक आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे हमेशा, जब तक आप कॉन्स्टेंटली नॉलेज नहीं गेन करते रहेंगे इस बारे में, तो आप हो सकता है किसी दिन उस ओबीजोजेनिक इन्वायरमेंट के ट्रैप में फंस जाएं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट्स खराब होने लग जाती हैं। तो इसीलिए आपको मोटिवेटेड रहने के लिए रेगुलरली लर्निंग की ज़रूरत रहती है। तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते रहिए, आप ज़रूर जानकारी लेते रहिए न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो एक चीज़ और आपको ये लर्निंग का फ़ायदा देती है। एक मैंने अपने खुद के एक एक्सपीरियंस में पाया था, एक ये ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, ये वेट और ये टाइम, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर वेट बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ। ओके, तो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में ये पाया था कि मैंने जब अपना वेट लॉस चालू किया तो ऐसे ऐसे टाइम के साथ मेरा वेट कम हो रहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा वजन कम हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जब ये प्लेट्यू कर गया, यहाँ कम ही नहीं हो रहा था। ये 94 kg वेट था मेरा। सो 94 kg वेट पे मेरा प्लेट्यू कर गया, कम ही नहीं हो रहा है। मैं रेगुलरली वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपनी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, वो कम नहीं हो रहा था 94 kg का। लेकिन इस समय इस पॉइंट पर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं चीज़ें करना, उनको लगता है कि रिजल्ट मिल नहीं रहा। ओके, तकरीबन 1-1.5 महीना मेरा ऐसा गया था कि मैं 94 kg के आसपास स्टक हो गया था, 93, 94, 93, 94 इस पे। मगर क्योंकि मैं रेगुलरली न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ता रहता था तो इसलिए मेरा मोटिवेशन बरकरार रहा। तो वो उस चीज़ ने मुझे मोटिवेटेड रखा। तो मैंने अपने दिमाग से ये सोचा था कि अगर मैं 94 kg का भी रहूँगा तो आई शुड बी द हेल्थीएस्ट 94 kg ऑन दिस अर्थ। तो यहाँ का, इस धरती का सबसे ज़्यादा हेल्दी आदमी होना चाहिए 94 किलो वाला। ये मैंने अपने दिमाग में सोचा। और शायद ये सोच मेरे दिमाग में इसीलिए आ पाई क्योंकि मैंने जो ये किताबें पढ़ रहा था, जो मैं वीडियोस देख रहा था, जो मैं सर्टिफिकेशंस ले रहा था, शायद उन्होंने मुझे हेल्प किया हो ऐसी सोच पैदा करने के लिए। बट 1-1.5 महीने बाद मैंने फिर देखा कि मेरा वेट वापस से रिड्यूस होने लग गया हेल्दी तरीके से, और फाइनली इट वेंट डाउन टिल 70 kg विच वॉज माई टारगेट। माई टारगेट वॉज अराउंड 70-75, तो वहाँ तक पहुँच गया मैं। तो लर्निंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये जो वेट लॉस प्लेट्यू आएगा उससे आपको आगे निकालने के लिए, तो कोई तरीके का मोटिवेशन आपको देता रहेगा उस प्लेट्यू पे डील करने के लिए। तो इसीलिए भी ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली साइंस ऑफ हैबिट थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी हैबिट्स जो होती है, आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन कनेक्शन जो बनता है उससे एक न्यूरल पाथवे बनता है एक तरीके से। तो हैबिट्स उस तरह बनती हैं, ये न्यूरॉन्स हैं समझ लीजिए, और इनके बीच में स्पार्क आता है कोई हैबिट्स क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए आपने तबला बजाना सीखना शुरू किया, तो पहले दिन जब आप तबला बजाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बजाएंगे, लेकिन अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 6 महीने बाद थोड़ा बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में वो कनेक्शंस बन जाते हैं। ये सेम चीज़ आपके हेल्दी हैबिट्स में भी होती हैं। तो अगर आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको नेचुरली आ जाएगी वो चीज़, फिर आपको बाद में एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो न्यूरल पाथवे बनेगा वो हेल्दी लिविंग के लिए ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जो एफर्ट देना है वो इनिशियली ही देना है। ओके,
तो साइंस ऑफ हैबिट ये कह रही है कि आपको शुरू में मुश्किल बैठेगी कोई चीज़ हैबिट को इनकलकेट करने के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको ईजी लगने लगेगी वो चीज़, आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं अपने बारे में कहूँ, जैसे मुझे पिज़्ज़ा पसंद थे पहले, आज की डेट में ऐसा नहीं कि मेरी विल पावर स्ट्रांग हो गई और मैं उन्हें अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनको अब एक तरीके से कोई बहुत अच्छा खाना ही नहीं समझता। हाँ, कभी अगर खाना ही पड़ गया, शायद मैंने पिछले 4-5 सालों में खाया ही ना हो पिज़्ज़ा, लेकिन अगर खाना ही पड़ गया तो मैं उसको खा भी लूँगा, बट मेरे लिए अब मैं उसको एक तरीके से उतना कोई अच्छा खाना ही नहीं समझ रहा हूँ। इट इज़ नॉट कि मेरे विल पावर हुई है, मेरा न्यूरल पाथवे ऐसा बन गया है कि इट इज़ नॉट इवन रिगार्डिंग इट एज अ फूड आइटम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसको मैं अवॉइड कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई न्यूरल पाथवे। ओके, और ये बात ध्यान रखें, आपका इन्वायरमेंट, जैसे अभी हमने बात की ओबेसोजेनिक इन्वायरमेंट, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है आपकी हैबिट्स पे। तो अपने इन्वायरमेंट को बेटर करें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे और अगर ये इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल कर पाएंगे, तो आप भी होपफुली आराम से अपना वेट लॉस जर्नी हेल्दी तरीके से कर पाएंगे। और वेट लॉस तो होगा ही होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी बेटर हो जाएगी। ओके, सो ये वीडियो काफ़ी बड़ा और थरो रहा है। ये वीडियो अगर एंड तक देखा आपने तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।